हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर क्या क्या बेनिफिट्स दिए हैं और ये बेनिफिट्स किन असेसीज़ के लिए हैं या किन एंटिटीज़ के लिए हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे जो पहला बेनिफिट या रिलीफ दिया गया है वो एमएसएमई को दिया गया है। एमएसएमई के लिए काफ़ी बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस अभियान के अंडर अनाउंस किए हैं। दूसरा बेनिफिट दिया गया है एम्प्लॉयज़ को जो कि ईपीएफ के अंडर रजिस्टर हैं। तीसरा जो मेजर चेंज किया है वो है टीडीएस रेट्स में कुछ रिडक्शन की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जो चौथा मेजर चेंज किया है जो कि इनकम टैक्स रिटर्न्स विवाद से विश्वास स्कीम या इनकम टैक्स असेसमेंट्स की ड्यू डेट थी उनमें कुछ चेंजेस की गई हैं। तो चलिए आइए एक एक करके इन सभी बेनिफिट्स या चेंजेस की बात करते हैं। अब जो एमएसएमई को दो बेनिफिट्स दिए गए हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो उनकी डेफिनेशन चेंज की गई है। दूसरा जो बेनिफिट दिया गया है वो क्रेडिट फैसिलिटी दी गई है। अब जो चेंजेस की गई हैं आप मेरी स्क्रीन पे डेफिनेशन देख रहे हैं जिससे पता चलता है कि ये एमएसएमई है। अब डेफिनेशन के हिसाब से दो तरह के कंसर्न्स हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर, इन दोनों के अपने अपने क्राइटेरिया हैं। पहले वाली डेफिनेशन में टर्नओवर का कोई क्राइटेरिया बताया नहीं गया था। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख या उससे कम है उन्हें माइक्रो कहा जाता था। जिनकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है उन्हें स्मॉल। सिमिलरली जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या उससे कम है उन्हें मीडियम कहा जाता था। सर्विस सेक्टर में जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख या उससे कम है उन्हें माइक्रो। जिनकी इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ या उससे कम है उन्हें स्मॉल एंड जिनकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ या उससे कम है उन्हें मीडियम कहा जाता था। अब ये जो डेफिनेशन दी गई थी इसको अब नई डेफिनेशन से रिप्लेस कर दिया गया है। वो नई डेफिनेशन क्या है देखते हैं चलिए। अब नई डेफिनेशन के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर दोनों कंसर्न्स, दोनों टाइप ऑफ कंसर्न्स के लिए एक एलिजिबल क्राइटेरिया बताया गया है। जिन एंटरप्राइजेज़ की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या उससे कम है एंड उनकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है वो माइक्रो एमएसएमई हैं। जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है एंड इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या उससे कम है वो स्मॉल हैं। जिनकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ या उससे कम है एंड उनकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे कम है वो मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं। ये जो टर्नओवर का क्राइटेरिया है ऐड ऑन किया गया है नई डेफिनेशन में। यह टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में होगी। ये बड़ा बदलाव किया गया है डेफिनेशन में एमएसएमई की। और जो काफ़ी एमएसएमई जो कि 10 करोड़ से स्लाइटली जिनकी इन्वेस्टमेंट ऊपर चली गई थी, ज़्यादा हो गई थी, वो भी अब एमएसएमई ही रहेंगी और एमएसएमई के अंडर कितने बेनिफिट्स जो भी मिल रहे थे एज इट इज़ वो आने वाले टाइम में ले सकते हैं। सो ये बड़ा चेंज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके अलावा एमएसएमई को क्रेडिट फैसिलिटी भी दी गई है जो कि एमएसएमई आने वाले टाइम में लोन्स ले सकते हैं बैंक से या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से। अब ये जो लोन दिए जाएंगे वो कलेक्ट्रल फ्री लोन होंगे। उनमें कोई भी गारंटी देने की ज़रूरत नहीं होगी एमएसएमई को। वो बिना कोलेट्रल या जो कोलेट्रल ऑलरेडी सबमिटेड है बैंक के पास उस बेस पे लोन ले सकते हैं। अब ये जो लोन है वो 31 अक्टूबर या उससे बाद अवेल होने स्टार्ट होंगे या उनकी फैसिलिटी मिलनी स्टार्ट होगी। तीसरा, ये लोन्स का टेन्योर 4 साल का रहेगा। और नेक्स्ट है जो मेजर बेनिफिट मिलेगा, इन लोन्स की जो रीपेमेंट होगी वो पहले 12 महीने कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं ली जाएगी बैंक की तरफ से। सारी जो इंस्टॉलमेंट होंगी वो पहले 12 महीने ख़त्म होने के बाद स्टार्ट की जाएगी फ्रॉम दी सैंक्शन डेट। सैंक्शन डेट के 12 महीने तक कोई भी इंस्टॉलमेंट बैंक या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिससे भी लोन लिया है वो नहीं चार्ज करेगा। 12 महीने ख़त्म होने के बाद ही वो पहले 13वें महीने यानी कि 1 साल ख़त्म होने के बाद इंस्टॉलमेंट चार्ज की जाएगी। अब इसमें जो बड़ा बेनिफिट मिला है वो स्ट्रेस्ड एमएसएमई या एनपी एमएसएमई जो कि एज़ पर बैंक डेटा बताए गए हैं वो भी इस फैसिलिटी के अंडर एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए। सो ये बड़ी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है और काफ़ी एमएसएमईज़ इसके अंडर एलिजिबल होंगे और बेनिफिट ले सकते हैं।
अब इसके अलावा जो ग्रोथ पोटेंशियल एमएसएमई है, मीन्स जो कि ग्रोथ करना चाह रहे हैं, बड़े लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बैंक से लोन लिया है, वो भी लोन ले सकते हैं, ऐड ऑन करवा सकते हैं लोन एज अ सबॉर्डिनेट फंड, या उसे चाइल्ड लोन भी कहा जाएगा। अब इसके अलावा जो भी एमएसएमई होंगे, ई मार्केटिंग पे रजिस्टर होना चाहते हैं, ई मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो भी ई मार्केटिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने वाले टाइम में एक ई मार्केटिंग का पोर्टल बनाएगी जिसमें काफ़ी एमएसएमईज़ को प्रमोट किया जाएगा और उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की एडवर्टीज़मेंट की जाएगी और उनकी सेल्स इंक्रीज़ करने की कोशिश की जाएगी। एक जो बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, जो भी एमएसएमई जिनका ड्यू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेमेंट देनी है उनको और उनका ड्यू अमाउंट लेने वाली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 14 मई 2020 से 45 दिन के अंदर अंदर वो सारी पेमेंट एमएसएमई को कर देगी, ताकि उनके पास लिक्विडिटी हो, अपने वो एक्सपेंसेस अपने स्टाफ को या इन्वेस्टमेंट अपनी रॉ मटेरियल वगैरह परचेज़ कर सकें। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आने वाले 45 दिनों में ये क्लियर करने का प्रॉमिस किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 45 दिनों में सारे जो ड्यूज़ हैं एमएसएमईज़ को पे करने वाले हैं वो पे कर देगी। तो ये दो बड़े बेनिफिट्स जो दिए गए हैं एमएसएमई को, ये काफ़ी उनके लिए अच्छे सिद्ध होंगे और एमएसएमई काफ़ी प्रमोट होगा आने वाले टाइम में। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट दिए हैं जो कि ईपीएफ के अंडर रजिस्टर हैं। लॉकडाउन के स्टार्टिंग में एक गरीब कल्याण योजना की अनाउंसमेंट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिसमें 24% जो कि 12% एम्प्लॉई का शेयर और 12% एम्प्लॉयर का शेयर ऑन अकाउंट ऑफ पीएफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू द ईपीएफ अकाउंट एम्प्लॉयज़ के डाल रही थी। 3 महीने के लिए डाला उन्होंने, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने के लिए 24% जो कि बेसिक सैलरी पे था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपॉजिट करवाया। ये जो स्कीम थी ये फर्दर 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट इज़ अमाउंट जो पहले डाल रही थी वही अमाउंट जून, जुलाई, अगस्त इन 3 महीनों के लिए भी एम्प्लॉयज़ के ईपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कराएगी। इसके अलावा जो मेजर चेंज किया गया वो पीएफ रेट्स में किया गया है 3 महीनों के लिए, जून, जुलाई, अगस्त। मेरी स्क्रीन पे आप पहले के रेट्स देख रहे हैं जो कि एम्प्लॉई का शेयर था 12% एंड एम्प्लॉयर का शेयर था 12%। अब ये जो रेट्स हैं ये भी रिवाइज़ किए गए हैं। नए रेट्स जो रहेंगे वो 10% रहेंगे, एम्प्लॉई का शेयर भी 10%, एम्प्लॉयर का शेयर भी 10%। 2% से रेट में कटौती की गई है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ 3 महीनों के लिए पीएफ रेट्स चेंज किए गए हैं। 1 सितंबर 2020 से वही रेट एप्लीकेबल होंगे जो कि 12% एम्प्लॉई का शेयर था, 12% एम्प्लॉयर का शेयर था। तो ये बड़े बेनिफिट्स दिए गए हैं एम्प्लॉयज़ को या एम्प्लॉयर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब इसके अलावा जो मेजर चेंज किया है वो टीडीएस रेट्स में किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कि रेट्स टीडीएस के डिफ़ाइन हैं उनमें एक सर्टेन परसेंटेज की रिडक्शन की है। अब जो टीडीएस रेट डिफ़ाइन है उन रेट्स में 25% की कटौती की गई है। जो भी टीडीएस अदर देन टीडीएस ऑन सैलरी है उनमें 25% जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं उनमें कटौती की गई है। अब इस कटौती को थोड़ा सा एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब टीडीएस अंडर सेक्शन 94C का जो करंट रेट था वो था 1% या 2%। सिमिलरली 94J का था 10%, 94I का था 10%। अब जो नया रेट रहेगा वो क्या रहेगा? ये जो नया रेट रहेगा वो रहेगा 94C में 25% की कटौती करने के बाद 0.75% या 1.5% एज द केस में भी। 94J में जो रेट रहेगा वो रहेगा 7.50%। 94I से जो रेट रहेगा वो रहेगा 7.50%। तो ये मेजर चेंज जो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीडीएस रेट्स में। अब ये जो रेट्स हैं, ये रेट्स जो नए रेट्स एप्लीकेबल होंगे ये एप्लीकेबल होंगे 14 मई 2020 से। 14 मई 2020 से ये रेट एप्लीकेबल होंगे। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एम्प्लॉयर्स
अपने एम्प्लॉई को जो सैलरी दे रहे हैं उस पे जो TDS डिडक्ट कर रहे हैं वो एज इट इज़ सेम रहेगा। अगर आपके पास TDS के रेट्स या उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो वीडियो आप देखेंगे उसमें सारी TDS की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या रेट्स रहेंगे TDS की, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी। तो मैं वापस चलिए उसी इस वीडियो पे आता हूँ। जो रेट्स थे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो डिफ़ाइन किए थे उनमें कुछ रिडक्शन की है, तो ये बड़ा चेंज जो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब इसके अलावा जो भी ड्यू डेट्स थी इनकम टैक्स रिटर्न्स की, विवाद से विश्वास स्कीम की एंड इनकम टैक्स असेसमेंट्स की, उनमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न क्या है। अब जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जानी थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, उनमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो सैलरीड या नॉन टैक्स ऑडिट रिटर्न्स थी उनकी जो ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई 2020 थी। सिमिलरली जो टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स रिटर्न्स थी उनकी जो ड्यू डेट थी वो 30 सितंबर 2020 थी। अब जो ड्यू डेट्स रिवाइज़ कर दी गई हैं, जो कि सैलरीड या नॉन टैक्स ऑडिट पर्सनस हैं, उनकी जो ड्यू डेट्स रहेंगी वो रहेंगी 30 नवंबर 2020। सिमिलरली जो टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं उनकी जो ड्यू डेट रहेगी वो 31 अक्टूबर 2020 रहेगी। ये बड़ा चेंज इसी वजह से किया गया है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जो असेसीज़ हैं उनको दिक्कत आ रही है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करने के लिए, क्योंकि वो ऑफिस नहीं जा पा रहे या जो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे या टैक्स कंसल्टेंट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। इसी वजह से ये जो डेट्स हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स की उनमें चेंजेस की गई है। अब इसके अलावा विवाद से विश्वास स्कीम जो कि इस 2020 ईयर के स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की थी, उसकी ड्यू डेट जो है 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी इस स्कीम के अंडर वो थी 31 मार्च 2020, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से वो डेट एक्सटेंड कर दी गई थी 30 जून तक। अब जो डेट रिवाइज़ की है वो की गई है 31 दिसंबर 2020 तक। और इस एक्सटेंशन के लिए जो भी पीरियड रहेगा उस पीरियड के लिए कोई भी डिमांड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रेज़ नहीं की जाएगी एसएससी की ओर से। अब इसके अलावा जो इनकम टैक्स असेसमेंट्स बार्ड हो रही थी उनकी भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। जो इनकम टैक्स असेसमेंट्स जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है, जो कि 30 सितंबर 2020 या 31 मार्च 2021 तक बार्ड हो रही थी, उनकी ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर 2020 एंड 30 सितंबर 2021 रिस्पेक्टिवली तक। मींस जो असेसमेंट्स 30 सितंबर 2020 को बार्ड हो रही थी उनकी जो ड्यू डेट रहेगी वो 31 दिसंबर 2020 रहेगी। सिमिलरली जो असेसमेंट्स 31 मार्च 2021 को बार्ड हो रही थी उनकी ड्यू डेट 30 सितंबर 2021 कर दी गई है। तो ये जो बड़े चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं इस अभियान के अंडर वो हमने आज डिस्कस किए। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो वेरी मच। थैंक यू सो मच।